हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर पी ब्लॉक चल रहा है बच्चों। और हम ग्रुप 16 की बात कर रहे थे और ग्रुप 16 में पिछले भाग में हमने लास्ट जो छोड़ा था, हमने बात की थी रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 विद ऑक्सीजन। हमने देखा था EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। हमने EO2 टाइप के ऑक्साइड्स के बारे में बात की थी। तो आज अपना लेक्चर वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो कल हमने जो लास्ट छोड़ा था यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, EO2 और EO3 टाइप के क्या करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, फॉर्म करते हैं ना। इस तरीके का हमने देखा था। हमने बात की थी EO2 के जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे O3, SO2, SeO2 इस तरीके के, है ना। और इनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है SO2 से लेके TO2 तक, यानी SO2 सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है और आपका TeO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है ना, ये हमने बात की थी। अच्छा, इतनी बात हमने की थी। अभी बात करेंगे कि EO2 के अलावा जो आपके EO3 टाइप के ऑक्साइड्स हैं, आपके EO3 टाइप के ऑक्साइड्स कैसे हो गए, जैसे आपके SO3 हो गया, है ना, आपका SOO3 हो गया, SeO3 हो गया और TeO3 हो गया। तो ये आपके EO3 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, है ना। और दोनों तरीके के ऑक्साइड्स का क्या एसिडिक नेचर है ना। यानी EO2 भी एसिडिक होते हैं और EO3, ये दोनों कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर है दोनों ऑक्साइड्स का। ठीक है ना, चलिए इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं बच्चों इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ठीक है ना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, है ना। हैलोजेंस आपको पता है, हैलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अगला ग्रुप हमने ये पढ़ना है, ये हैलोजेंस है आपके। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट आपके क्या करते हैं, हैलोजन के साथ मिलकर हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हैलाइड। और किस तरीके के हैलाइड बनाएंगे, आपके बनाएंगे EX3 टाइप के, है ना। EX3 टाइप के बनाएंगे आपके, EX4 टाइप के, सॉरी EX2 टाइप के, है ना। EX2, EX4 और EX6 इस तरीके के क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं आपके। ठीक है ना, इस तरीके के करेंगे, हैलाइड्स बनाएंगे आपके पास। ठीक है ना, जहाँ पे आपको E पता है, E क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलिनियम, है ना। और X क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। इस तरीके जैसे EX2 का एक एग्जांपल हो गया हमारे पास, जैसे कि OF2 हो गया, है ना, OF2 हो गया, है ना। EX4 का एक एग्जांपल ले लेंगे, EX4 का हो गया जैसे कि EX4 का हो जाएगा आपके पास EX4 का ना, ठीक है ना। EX6 का देख लेते हैं, ठीक है ना। EX6 का हो जाएगा आपके पास SF6, है ना। इस तरीके से ये होते हैं आपके हैलाइड्स। ठीक है ना, चलिए। जो स्टेबिलिटी होती है बच्चों हैलाइड्स की, वो डिक्रीज करती है। हैलाइड्स की स्टेबिलिटी, ग्रुप 16 के हैलाइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, ग्रुप 16 के हैलाइड की ना स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। यानी F नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, देन I नेगेटिव, इस तरीके से हैलाइड का मतलब ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो F के साथ बनाएगा, है ना। कौन बनाएगा, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होंगे वो F के साथ बना के ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे एज कम्पेयर टू क्लोरीन के साथ। क्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा ब्रोमीन वाले के साथ बना के, और ब्रोमीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा जैसे आई के साथ बना के। अगर मैंने बात करी जैसे कि हमारे पास दो कंपाउंड बने, एक बना SF6, एक बना HCl6, है ना। तो बोलेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है इनमें से, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है ना, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, मतलब जिस तरह जैसे को नीचे को जा रहे हैं हम हैलोजन के ग्रुप में, तो स्टेबिलिटी क्या कर रही है बच्चों, डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना। अच्छा, अमंगस्ट हेक्सा हैलाइड्स में से हेक्साफ्लोराइड्स आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स, है ना। हेक्सा हैलाइड्स की बात करें कि जो हेक्सा हैलाइड्स होते हैं, हेक्सा मतलब 6 वाले, हेक्सा हैलाइड्स में से जो हेक्साफ्लोराइड होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, हेक्सा हैलाइड्स में से हेक्साफ्लोराइड क्या सबसे ज्यादा स्टेबल, जैसे हमने बात करी, अगर मैं बनाऊं SF6, HCl6, है ना, SBr6 और Si6, है ना, तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है,
आपका सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है बच्चों? SF6 सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या होता है? ये वाला हेक्साफ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल ये, क्यों? स्टेबिलिटी आपकी, आपने देखा होगा इस तरह से डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो सारे के सारे जो हेक्साफ्लोराइड्स होते हैं बच्चों, वो गैसेस होते हैं नेचर में। सारे के सारे हेक्साफ्लोराइड्स आपके गैसेस है नेचर में, यानी ये सारे के सारे क्या है? गैसेस है। सब के सब गैस बनाते हैं, सब के सब क्या बनाते हैं? गैसेस बनाते हैं, यानी सारे हेक्साफ्लोराइड्स आपके गैसेस होंगे, ठीक है ना। सारे हेक्साफ्लोराइड्स क्या होंगे बच्चों? गैसेस। समझ आ रहा है आपको? हेक्साफ्लोराइड मतलब जो SF6 HCl6, हेक्सा मतलब 6 वाले, तो सारे के सारे हेक्साफ्लोराइड्स क्या हैं बच्चों? आपके गैसेस होंगे, ठीक है ना। सारे सारे हेक्साफ्लोराइड गैसेस होंगे, और सबकी क्या होते हैं बच्चों? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है सबका, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सबका सबका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। सबका क्या है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन। अगर पूछते हैं कि भाई SF6 सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो स्टेरिक रीजन के कारण, है ना। स्टेरिक रीजन के कारण ये सबसे ज्यादा क्या है? स्टेबल। एक्सेप्शनली ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन? हेक्साफ्लोराइड SF6, ठीक है ना। ये तो रही हमारी किनकी बात? अमंग्स हेक्साफ्लोराइड। अब हम बात करें टेट्राफ्लोराइड्स की बात करें, है ना। अगर आप बात करें टेट्राफ्लोराइड, टेट्रा मतलब SF4 HCl4 इस तरीके से, है ना। तो टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो SF4 आपका, है ना। SF4 क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका गैस। SeF4 ये आपका क्या है? लिक्विड, ठीक है, ये आपका क्या है? लिक्विड है। और TeF4 क्या है? TeF4 क्या है? ये आपका सॉलिड है। आ रही बात समझ में? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? टेट्रा, 4 वाले। 4 समझ रहे हो? हेक्सा में आपने देखा 6 आ रहा था, यहाँ पे टेट्रा में 4 आएगा। तो टेट्राफ्लोराइड में आप देखेंगे SF4 गैस है, SeF4 लिक्विड है, TeF4 क्या है? सॉलिड है ना। इन फ्लोराइड्स का, मतलब टेट्राफ्लोराइड्स का, जो टेट्राफ्लोराइड्स होते हैं यानी SF4 SeF4 TeF4, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों sp3d। क्या होगी? sp3 इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इनका क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इनका स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इनका स्ट्रक्चर है, जहां पे कि आपका इन विच वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे कि एक इक्वेटोरियल पोजीशन किसने ऑक्यूपाई करी होगी? लोन पेयर, ठीक है ना। लोन पेयर ने एक इक्वेटोरियल को आपने लोन, 2 एक्सियल होता है, मतलब एक्सियल पोजीशन भी होती है इनके पास, इक्वेटोरियल भी, तो जिसमें से एक इक्वेटोरियल मतलब वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन वो आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई करी है। इस ज्योमेट्री को हम सीसॉ ज्योमेट्री बोलते हैं। और अगर इनकी ज्योमेट्री की बात करें, टेट्राफ्लोराइड की अगर ज्योमेट्री की बात करें, टेट्राफ्लोराइड की अगर ज्योमेट्री की बात करें तो सीसॉ ज्योमेट्री होती है इनकी। क्या होती है? सीसॉ, है ना। इनकी क्या होती है बच्चों? सीसॉ ज्योमेट्री होती है। तो ये रही टेट्राफ्लोराइड्स के बारे में। अच्छा, जितने भी एलिमेंट हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन, वो डाइक्लोराइड बनाते हैं, डाइब्रोमाइड बनाते हैं, ठीक है ना। डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड। और डाइहैलाइड्स क्या बनाते हैं बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, और उनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। सबका समझ आ रहा है? जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन को छोड़ के सारे के सारे डाइक्लोराइड या डाइब्रोमाइड बनाएंगे, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड। जैसे कि हमने बात करी ना, हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है और टेलिनियम है। तो ऑक्सीजन को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सब क्या बनाएंगे? बाकी सब आपके डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाएंगे, डाइक्लोराइड या डाइब्रोमाइड। जैसे कि HCl2 बना दिया, SeCl2 डाइक्लोराइड हो गया, इसका TeCl2 हो गया। डाइब्रोमाइड कैसे बनाएंगे? SbR2 हो गया, है ना, SeBr2 हो गया और TeBr2 हो गया। तो डाई क्लोराइड और डाइब्रोमाइड हो गया, है ना। और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों? sp
sp3 इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देते हैं ये। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास, ये सारे के सारे हो गए जैसे हमने बनाया आपको इस तरीके से। ठीक है ना, अच्छा है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बनाया आपको, क्या बनाएंगे? डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड बनाएंगे। तो S2Cl2 Se2Cl2 हो गया आपके पास, है ना। Se2Br2 है ना, इस तरीके से S2। ठीक है ना, आपका S2Br2, आपका Te2Br2 और Te2Cl2। तो इस तरीके से आपके डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए। तो ये थी ग्रुप 16 के बारे में। अब इनके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास डाइऑक्सीजन। ठीक है ना, डाइऑक्सीजन। तो डाइऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? O2, है ना। O2 को डाइऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? O2 को हम कहते हैं डाइऑक्सीजन। अब बात करेंगे O2 की प्रिपरेशन को, कि O2 बनता कैसे, प्रिपेयर कैसे कराते हैं O2 को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला क्या करते हैं? डाइऑक्सीजन को अगर लेबोरेटरी में बनाना है, अगर डाइऑक्सीजन को लेबोरेटरी में बनाना है, तो लेबोरेटरी में बनाने के उसके 3 तरीके हैं। 3 तरीके से हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। पहला तरीका क्या बच्चों लेबोरेटरी में, कि आपके जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे क्लोरेट के, नाइट्रेट के और परमैंगनेट के सॉल्ट्स को हीट कर दो। क्या कर दो बच्चों? हीट कर दो। ठीक है ना, क्या करो? हीट करो। किसके सॉल्ट्स को? क्लोरेट्स को और नाइट्रेट्स को और परमैंगनेट्स को। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट। ठीक है ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट जो होते हैं उनको हीट कर दो। क्लोरेट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया और परमैंगनेट्स हो गया। ठीक है ना, किस किस को करेंगे? क्लोरेट्स को, नाइट्रेट्स हो गया और परमैंगनेट्स हो गया। परमैंगनेट, ठीक है। परमैंगनेट हो गया। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2KClO3, ये क्लोरेट हो गया, पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे MnO2 की प्रेजेंस में, है ना। तो क्या बनेगा आपके पास? 2KCl बन जाएगा प्लस 3O2 बन। देखो आ गया ना, यही चाहिए था हमको, डाइऑक्सीजन चाहिए था। तो इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए दूसरा तरीका, हमारे पास है कि थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो। किनका थर्मल डिकम्पोजिशन करो? आपके ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे नीचे हैं, उनका थर्मल डिकम्पोजिशन करो, या उनका करो जो मेटल्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है हमको? थर्मल डिकम्पोजिशन करना है। मतलब हीट के प्रेजेंस में उनको डिकम्पोज करो। थर्मल डिकम्पोजिशन किनका करना है बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन या तो उनका करो जो आपके उन ऑक्साइड्स का जो रिएक्टिविटी सीरीज में कम है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ना बहुत नीचे ऑक्साइड्स आते हैं, उनका थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो। या फिर किसका करो? आपका हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल, हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल। ठीक, तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो है ना, उसमें जैसे कि आपके पास हो गया ये Ag2O। ठीक है ना, Ag2O, इसका थर्मल डिकम्पोज करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4Ag और प्लस O2 में। इसी तरीके से सिल्वर का ऑक्साइड, इसी तरीके से मर्क्यूरी का ऑक्साइड होता है, ये भी रिएक्टिविटी सीरीज में काफी लो है। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करो 2Hg
और प्लस O2, ये आ गया देखो, है ना, इस तरीके से आ गया। तो आपको समझ में आएगा हमने इनका क्या करा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो है, जैसे कि सिल्वर है और मर्करी है, इनको क्या कर दो, इनको थर्मल डिकम्पोज करो तो आपको क्या मिल जाएंगे, इस तरीके से मेटल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। या फिर कुछ मेटल्स के हायर ऑक्साइड्स को, है ना, हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल, हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल में आगे जैसे कि आपका लेड का हो गया Pb3O, है ना, Pb3O को क्या करो बच्चों, Pb3O4 को क्या करो, थर्मल डिकम्पोज करो तो 6PbO आएगा और प्लस आपका O2 आ जाएगा, देखो आ गया ऑक्सीजन। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्या बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, जो H2O2 होता है उसको डिकम्पोज कर दो वाटर और डाइऑक्सीजन में बाय कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया। क्या करो, थर्ड वाला, थर्ड क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है H2O2, ठीक है ना, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को क्या करो, H2O2 को क्या कर दो आप, H2O2 को डिकम्पोज करो किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको करोगे तो आपके क्या पास आ जाएगा, H2O आ जाएगा, है ना, वाटर आएगा और प्लस ऑक्सीजन आ जाएगा जो हमको चाहिए था। इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लार्ज स्केल में अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर और एयर से कर सकते हैं लार्ज स्केल में। लार्ज स्केल प्रिपरेशन इसकी क्या हो जाएगी, लार्ज स्केल में हम वाटर से कर लो या एयर से कर लो, वाटर से प्रिपेयर कर सकते हैं, एयर से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। वाटर का क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करो तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन मिल जाएगी और वाटर भी मिल जाएगा, है ना। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हमने वाटर लिया और वाटर को हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में हमने क्या डाली, इलेक्ट्रिसिटी डाली, तो वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी डाली तो हम देखते हैं H2 और O2 में टूट जाता है। बैलेंस करोगे इसको तो हमको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 4 इधर 2 लगाना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से करते हैं। तो मेन बात इलेक्ट्रोलिसिस की मेन बात है जो क्वेश्चन बन सकता है कि जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 रिलीज होती है बच्चों कैथोड पे, ये जो H2 है ना ये कहाँ होती है, कैथोड पे रिलीज होती है, और जो O2 है ये कहाँ रिलीज होती है, एनोड पे, ठीक है ना। H2 कैथोड पे रिलीज होती है, O2 कहाँ होती है, एनोड पे रिलीज होती है। आई बात समझ में। तो लार्ज स्केल प्रिपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं, एयर से कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री में बनाना है डाइऑक्सीजन को, डाइऑक्सीजन हम ऑब्टेन करते हैं एयर से, पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, रिमूव करेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, फिर जो रिमेनिंग गैसेस है उसको लिक्विफाइड करेंगे और फ्रैक्शनली डिस्टिल करके डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन आ जाएगी। हमने क्या किया, एयर लिया, हमको इंडस्ट्री में बनाना है ना। वाटर से तो हमने बना लार्ज स्केल, मतलब ज्यादा अमाउंट में बना रहे, तो एक तो वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया, दूसरा हमने एयर का क्या कर दिया बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। एयर का क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस एयर का क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, हमने एयर ली, ठीक है ना, एयर हमने ली और एयर का हमने क्या करा, पहले एयर से हमने क्या रिमूव करा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर थे उनको हटाए पहले, हटाने के बाद हमने क्या करा, जो बची गैस थी उनका लिक्विफिकेशन करा, उनको लिक्विड स्टेट में लाए। गैस से लिक्विड स्टेट में कैसे लाएंगे, प्रेशर देंगे उनको, जब प्रेशर देंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। फिर उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बाहर निकल जाता है, थोड़ा ज्यादा वाला बाद में निकलेगा। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये बच्चों प्रॉपर्टी, ये प्रिपरेशन थी क्या, डाइऑक्सीजन की। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की कि डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज की बात करें डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज की, तो डाइऑक्सीजन है एक तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, है ना। कलरलेस आपको पता है कोई कलर नहीं है, ऑर्डर, ऑर्डरलेस समझते कोई ऑर्डर नहीं है इसका, है ना, ऑर्डर नहीं है इसका। सॉल्युबिलिटी वाटर में आपकी क्या होती है इसकी, काफी अच्छी, मतलब ठीक ठाक सॉल्युबिलिटी है इसकी। जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में
वो आपके कितना है बच्चों, अगर बोला जाए 3.08 सेंटीमीटर क्यूब है इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में, 293 केल्विन में, मतलब जो कि सफिशिएंट है फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मरीन और एक्वेटिक लाइफ, है ना। इतना हो गया, ठीक है ना। अगर बात करें भाई ऑक्सीजन के 3 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, 8O16, 8O17, 8O18, ठीक है ना, 8O18, ठीक, ये तो आपको पता है। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, दो बात हमने करी। तीसरी बात क्या है बच्चों की, जो O2 है ना, O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक होती है। इस पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी क्या है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। तो O2 क्या है बच्चों, O2 हैज यूनिक प्रॉपर्टी, O2 की क्या है बच्चों, यूनिक प्रॉपर्टी है। O2 की क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है। कैसे यूनिक प्रॉपर्टी है, इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पे भी ये क्या आती है बच्चों, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। अच्छा, इवन नंबर कैसे, आपको पता है O का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, 8, 2 है तो 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। 16 आपको पता है इवन नंबर है, 16 इवन नंबर है ना। आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेट का है होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक का ये मतलब होता है। डायमैग्नेटिक का मतलब जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 तो पेयर्ड होने चाहिए थे, तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, पैरामैग्नेटिक का तो मतलब अनपेयर्ड होता है। तो देखा गया कि जो O2 है, O2 है ना, O2 के जो O2 का जो O2 में जो आपका एंटी ऑर्बिटल होता है, उसमें आपका क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए गए, उस वजह से O2 क्या है, आपका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। आ रही बात समझ में। O2 पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आप देख रहे हैं 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 तो पेयर्ड होने चाहिए थे, पर लेकिन जो इसका आपका इसका जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, एंटी, दो तरीके का ऑर्बिटल हमने पढ़े थे ना, एक आपका ऑर्बिटल, एक एंटी ऑर्बिटल। तो एंटी ऑर्बिटल में क्या होता है, इसके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है इसके पास, इस तरीके से। आई बात समझ में। अगर आपसे पूछते हैं, रीजन पूछते हैं कि O2 के इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, तो आपने क्या रीजन देना है, आपने रीजन देना है बिकॉज, इधर आपने रीजन देना है कि भाई O2 इवन नंबर होने के बाद पैरामैग्नेटिक क्यों है। आपने रीजन देना बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होते हैं बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है ना। दो तरीके के आपने पढ़े थे, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लास 11th में दो तरीके के ऑर्बिटल थे। चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में दो तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, एक एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वाले होते हैं, बॉन्डिंग आपके नॉर्मल वाले होते हैं। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। इस वजह से O2 क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है ना। इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगली प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की क्या आपने ये पढ़ी, ठीक है ना। अच्छा, जो डाइऑक्सीजन है बच्चों, ये लगभग सारे मेटल्स और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, एक्सेप्ट कुछ नोबल मेटल्स को छोड़ के, है ना। तीसरी बात क्या है बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी मतलब इट का मतलब डाइऑक्सीजन, है ना। इट का मतलब क्या है बच्चों, इट का मतलब है डाइऑक्सीजन। तो इट डायरेक्टली रिएक्ट with nearly all metals and non-metals,
nearly all metals and non-metals, all metals and non-metals, ठीक है, किनको छोड़ के बच्चों, एक्सेप्ट सम मेटल्स, एक्सेप्ट सम मेटल्स, कौन से सम मेटल्स, कौन से हो गए, सम मेटल्स में जैसे आ गया गोल्ड, ठीक है, प्लैटिनम, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते, एंड नोबल, एंड सम नोबल मेटल्स, एंड सम नोबल, आपके नोबल हो गए, ठीक है ना, नोबल मेटल्स और नोबल गैसेस हो गए, नोबल गैसेस के भी साथ ये रिएक्ट नहीं करता। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी आपकी, ठीक है ना। चलिए चौथी बात क्या हो जाएगी, चौथी बात है, ठीक बच्चों, तो इस तरीके से हमने ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज की, अभी कुछ प्रॉपर्टीज बचती है ना, जिसको हम अगले भाग में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।